हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो आपके जो पिछले साल के करंट अफेयर्स हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अभी हमने शुरू किए हैं जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स। इसके भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, स्पीशीज़ इन न्यूज़ हो गया, देन इज़ नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ पे आ गए थे हम। इसका मैंने जनवरी मंथ की जो न्यूज़ है वो कवर कर ली है ऑलरेडी, और आज हम कुछ फरवरी मंथ के जो नेशनल और स्टेट न्यूज़ है वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2 IAS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाके स्टोर सेक्शन में आपको एक कोर्स मिलेगा NT का, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और उसका जो बेसिकली अलग अलग सेक्शंस हमने बनाए हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग आपको PDFs मिलेंगी। जैसे करंट अफेयर का एक अलग से सेक्शन है, उसमें जाकर आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे थे कि मैम PDFs नहीं मिल रही है हमें, इस वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। ओके, तो हमने आपके लिए एक और पैक निकाला है जो कि है HP NT का पावर पैक। इस पावर पैक के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट्स मिलेंगे, जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गया है ना, ऐसे ही HP GK के टेस्ट हैं। ये सारे अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो NT की तैयारी है वो और अच्छे से अलाइन हो जाएगी। तो आप जाकर इस पावर पैक को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की न्यूज़ से। तो रिसेंटली जो अभी बजट अनाउंस हुआ था फेब के मंथ में, तो वहाँ पर एक कंपनी की अनाउंसमेंट करी गई थी। उस कंपनी का नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। तो ये जो कंपनी है, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि हमारी होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। दूसरी बात, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये कंपनी आती है। इस कंपनी का क्या काम है, तो इसके नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स ये एक ऐसी कंपनी है जो भी हमारी सरकार का जो भी जितना भी लैंड है और वो एक तरह से वेस्ट लैंड है, दैट मीन्स उसको किसी यूज़ में नहीं लाया गया अभी तक, तो उस लैंड को एसेट बनाने में ये कंपनी काम करेगी। दैट मीन्स उस लैंड से पैसा कैसे कमाया जाना चाहिए, तो ये कंपनी उस चीज़ पे ध्यान देगी। तो आपने ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जैसे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली अभी विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बीजिंग चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स को अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। अब वहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो हर साल पार्टिसिपेट करते थे जहाँ जहाँ पर भी विंटर ओलंपिक्स होते थे, लेकिन इस बार हमने जो क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी है उसको बॉयकॉट किया है। वो इसलिए बॉयकॉट किया है क्योंकि हमारे चाइना के साथ LAC पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रहे थे और उन्होंने जो उनके जो आर्मी के पर्सनल्स हैं उन्हीं को ही ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में इन्वॉल्व किया था। तो इसीलिए हमने उस चीज़ को बॉयकॉट किया। लेकिन आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि हमारे जो आरिफ खान है वो एक स्कीयर हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है विंटर ओलंपिक्स में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी अगर मैं विंटर ओलंपिक्स की बात करूँ तो इस ओलंपिक्स के अंदर जितनी भी विंटर की गेम्स है, जैसे आइस स्केटिंग होगी, आइस हॉकी होगी, स्कीइंग होगी, है ना, फिगर स्केटिंग होगी, ये सारी गेम्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो विंटर ओलंपिक्स है हर 4 साल बाद आता है और यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि हर 4 साल बाद ये जो विंटर ओलंपिक्स है कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे। तो इस साल के आपने याद रखना है कि बीजिंग चाइना के अंदर अभी ऑर्गेनाइज हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया हमारी पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने DNA वैक्सीन, जो कि COVID-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन अभी आ रही थी, तो अलग अलग टाइप की वैक्सीन आती है ना, जैसे DNA वैक्सीन हो गया, देन इज RNA वैक्सीन हो गया, प्रोटीन वैक्सीन हो गया। तो सबसे पहली जो DNA वैक्सीन है उसको देने के लिए हमारी इंडिया ने अप्रूवल दे दी है। तो वो कौन सी वैक्सीन है, ZyCoV-D। तो ZyCoV-D के लिए आपने सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि ये कौन सी कंपनी ने बनाई है। तो कैडिला हेल्थ केयर ने इसको बनाया है, किसके साथ मिलकर, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के साथ मिलकर। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर ये काउंसिल लाई करती है। तो इन दोनों ने मिलकर ZyCoV-D को बनाया है। ZyCoV-D के बारे में याद रखना है कि ये एक DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है। अब DNA प्लाज्मिड वैक्सीन के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि आपको पता ही होगा कि मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म का कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जब भी ये डिवाइड करता है तो इसकी जो आगे प्रोजेनीज बनती है उसके अंदर भी मान लो DNA और RNA इसके अंदर जाएगा। तो हमने क्या किया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक DNA का सेगमेंट लिया। वो DNA जो सेगमेंट है वो किसको इनकोड करता था, स्पाइक प्रोटीन को।
ठीक है, किसको इनकोड करता था? स्पाइक प्रोटीन को। तो हमने क्या किया, इस डीएनए सेगमेंट को डायरेक्टली एज अ वैक्सीन किसी पर्सन के अंदर डाल दिया। जब वो उस पर्सन के अंदर जाएगी तो उस डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, उस आरएनए से फिर जो स्पाइक प्रोटीन का बेसिकली जो प्रोटीन है वो बनेंगे, और वो प्रोटीन जब हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पर बनाया गया है। तो वो मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट बनाया गया है जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाएगा। किस चीज़ से प्रोड्यूस करेंगे? तो बायोमास से प्रोड्यूस करेंगे। अब बायोमास के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। जितना भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप रेजिड्यूज हो गया, जैसे जितना भी ये जो स्टबल निकलता है ना, क्रॉप रेजिड्यू हो गया, ठीक है, वो भी एक बायोमास है। देन इज आपका जितना भी किचन वेस्ट हो गया, जैसे जितनी भी सब्जियां हैं उन सबके जो पील ऑफ्स होते हैं वो भी बायोमास में कंसीडर किए जाते हैं। जितना भी आपका गार्डन वेस्ट हो गया वो भी बायोमास में हम कंसीडर करते हैं। तो हमने करना क्या है कि इस बायोमास से इस प्लांट के अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, और क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज होती है ना। तो इसको करेगा कौन? तो दो कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे वेटोमो एनर्जीज लिमिटेड एंड बीजल ग्रीन एनर्जी, ये दोनों कंपनीज मिलाकर इस प्लांट को बनाएंगी। यहाँ पर ये प्लांट इनॉग्रेट हुआ है। तो ये कुछ चीजें आपने इस बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक और प्लांट को लॉन्च किया है जो कि है गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। तो वो कहाँ पर लॉन्च किया है? वो भी मध्य प्रदेश के इंदौर वाले रीजन में इसको लॉन्च किया गया है। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो फ्यूल बनेगा एक तरह से, तो वो कैसे बनेगा? जितना भी गोबर हो गया, जितना भी वेस्ट हो गया, उस सबको यूज करके यहाँ पर फ्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उनकी क्या कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे वो ये जो प्लांट है उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं? तो उनका कंसेप्ट है वेस्ट टू हेल्थ इनोवेशन। दैट मीन्स जितना भी आपका वेस्ट है उसको हम एक तरह से यूटिलाइज करके उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? आपको पता ही है कि गोबर से एक तो जैसे जितनी भी ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वगैरह होगी, मीथेन गैस होगी, ये सारी प्रोड्यूस होती हैं। देन इज जितना आपका लेफ्ट आउट स्लरी होती है उसको हम एक तरह से खेतों में भी यूज कर सकते हैं, वहां पर ये एक मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। तो आपने इस प्लांट के बारे में याद रखना है कि मध्य प्रदेश के इंदौर वाले रीजन में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने अभी किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया था। पहली बात तो ये यात्रा है क्या? इस यात्रा के अंदर 100 किसान ड्रोन्स को लॉन्च किया जाएगा। ये जो ड्रोन्स है वो किसने बनाए हैं? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने इन ड्रोन्स को बनाया है। अब ये किसान के लिए ही क्यों ड्रोन्स है? क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं इन सबको खेतों में स्प्रे करेंगे। तो इन ड्रोन्स को लॉन्च करने का उनका कंसेप्ट यही है कि सिग्निफिकेंस एक तरह से यही है कि हम एग्रीकल्चर के अंदर भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको एक तरह से यूज़ करें और उसको प्रमोट करें, ताकि यहाँ पर जितना भी लेबोरियस वर्क है फार्मर्स के लिए वो कम हो जाए और हमारी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो एक तरह से हमारी इकॉनमी में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम अपनाएंगे तो उससे हमारी जो क्रॉप की यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने याद रखना है कि ऑपरेशन गंगा है क्या। कि आपको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर जो यूक्रेन के अंदर हमारे इंडिया के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे जितने भी इंडियंस हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको दोबारा से वापस इंडिया लाया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ आ रही थी कि क्या उनकी जो पढ़ाई है वो सफ़र करेगी, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी जो पढ़ाई है कईयों की ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो ये कुछ चीज़ें आपने ऑपरेशन गंगा के बारे में याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा है क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो है वो किसने लॉन्च किया है और इसके अंदर होगा क्या। तो ये एक कैंपेन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला है कि इस कैंपेन के तहत जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं भाषा के, फॉर एग्जांपल उन्होंने हिंदी सीख ली तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे ही इंग्लिश का मिलेगा, ऐसे ही कोई भी अदर लैंग्वेज अगर उन्होंने सीखी है तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने एक सेल्फी खींच के इस टैग के साथ डालनी है। कौन सी ऐप पे डालनी है? भाषा संगम ऐप पे।
पहली बात तो यहाँ पे जो भाषा संगम ऐप है वो एक तरह से प्रमोट हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो लोग भाषाएं सीख रहे हैं अलग अलग, उससे हमारी इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, और मल्टीलिंग्विज्म है, उसको प्रमोट एक तरह से प्रमोशन मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अलग अलग जो कैंपेन्स है उसको लॉन्च कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो किसने लॉन्च किया था, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। वो इसीलिए लॉन्च किया था क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीज़ें सीखें। भाषा संगम भी बेसिकली उसका भी यही क्राइटेरिया था, उसका भी यही सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है इंडिया का, ठीक है, इन सीटू पार्क है। दैट मीन्स जहाँ पर बेसिकली ये रॉक्स लाई कर रही हैं वहाँ पर ही एक रीजन को पार्क का दर्जा दिया गया है। तो ये पार्क कहाँ पर बना है, तो जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है वहाँ पे लेमहता के अंदर ये फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क बनाया गया है। इस पार्क के अंदर आपको अलग अलग रॉक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये नेचुरल रॉक्स है, वहीं पर लाई कर रही हैं, इसको कहीं और नहीं ले जाया गया। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि अलग अलग रीजन से जो रॉक्स हैं वो इकट्ठी करके एक म्यूजियम में रख दिए हैं, जो कि CSIR की हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जहाँ पर ये रॉक्स अवेलेबल हैं वहाँ पर ही एक पार्क बना दिया गया है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो लेमहता का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि 1928 में एक पर्सन थे जिनका नाम है विलियम हेनरी स्लीमैन। तो इन्होंने यहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया था। फॉसिल्स आपको पता ही है कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, अगर वो धीरे धीरे सॉइल्स की लेयर में दबते जाते हैं तो एक तरह से वो फॉसिल्स बन जाते हैं। तो इन्होंने 1928 में इस फॉसिल को डिस्कवर किया। तो दैट मीन्स यहाँ पर जितनी भी जियोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज यूनेस्को ने भी लेमहता को जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो ये जो जियोलॉजिकल पार्क अभी सिग्निफाई कर रहे हैं कि हाँ इसको जियोलॉजिकल पार्क बना दिया जाएगा, तो वो कौन बताता है, तो हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंडर आता है, तो ये सारे जियोलॉजिकल पार्क्स को एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूँ तो ये 1851 में बनी थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है, आपने बस इतनी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक टोरगिया फेस्टिवल जो है वो अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि ये टोरगिया फेस्टिवल कौन से रीजन में फेमस है, देन इज कौन सी ऐसी ट्राइब्स है जो यहाँ पर इसको मनाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की एक तवांग वाला रीजन है, उसमें एक मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री के अंदर टोरगिया फेस्टिवल को मनाया जाता है। यहाँ पे भी जो मोनपा ट्राइबल्स है ना, तो ये इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस फेस्टिवल में होता क्या है, जितने भी मॉन्क्स हैं ना वो यहाँ पर अलग ही तरह का डांस परफॉर्म करते हैं और इस डांस के तहत वो एक तरह से अपने जितने भी भगवान हैं उनको ऑनर करते हैं। अब इस फेस्टिवल के तहत वो बताना क्या चाहते हैं कि जितनी भी एक तरह से बुरी चीज़ें हैं वो एक तरह से उन सबको रिमूव कर रहे हैं और लोगों में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अदरवाइज भी जो लोग हैं उनको नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रॉस्पेरिटी लाई जाए और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे रिमूव किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं उन्होंने मेदाराम जात्रा जो 2022 वाली है उसके लिए कुछ पैसा सैंक्शन किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेदाराम जात्रा जो है वो है क्या और कौन से रीजन में मनाई जाती है। तो जो तेलंगाना वाला रीजन है वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि वहाँ के जो कोया ट्राइब्स हैं, कोया ट्राइब के जो प्रीस्ट्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो कोया ट्राइब्स है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस फेस्टिवल का नाम मेदाराम यात्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो यात्रा चलती है वो मेदाराम रीजन से शुरू होती है जो कि तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। तो यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। अब ये जो ट्राइबल लोग हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने जो उनके गॉडेस है ना, एक है समक्का और एक है सरलमा। तो यहाँ पर जो समक्का और सरलमा है, एक मदर है और एक डॉटर है और इन मदर और डॉटर ने इस कोया ट्राइब को अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से बचाने में मदद की थी। तो इसीलिए इस कोया ट्राइब के लिए जो भगवान है वो समक्का और सरलमा ही है। तो इनके लिए एक तरह से ये भगवान है, गॉडेसेस हैं। देन इज इनके लिए इन्होंने एक यात्रा शुरू करी है जो कि 1998 से इस यात्रा को मनाया जा रहा है। दैट मीन्स जो तेलंगाना में ये जो स्टेट फेस्टिवल है वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1998 से अब
तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बाकी आप कुछ और चीज देख सकते हो, जैसे कि इस यात्रा के अंदर जो गुड़ है उसको ऑफर किया जाता है भगवान को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है, अभी रिसेंटली उन्होंने 48th खाजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 को इनॉग्रेट किया था। एक बार हम खाजुराहो के बारे में देख लेते हैं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो जो 2022 वाला फेस्टिवल है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एक तरह से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारा जो 2022 वाला इंडिपेंडेंस डे है वो 75th इंडिपेंडेंस डे है। तो यहाँ पे हम एक तरह से उसको सिग्निफाई करने के लिए इसको हमने एक नाम दे दिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। अगर मैं खाजुराहो के बारे में बताना चाहूँ यहाँ पर, तो जो आप खाजुराहो टेम्पल्स हैं उसके बारे में आपने याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये टेम्पल्स लाई करते हैं। ये टेम्पल्स कब बनाए गए थे, तो मिडीवियल सेंचुरी में जो चंडेला डायनेस्टी है उन्होंने इस टेम्पल्स को बनाया था, और ये जो टेम्पल्स हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आते हैं। इस टेम्पल्स के ऊपर बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जैसे बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर्स वगैरह हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ और चीज़ जो आपने खजुराहो के बारे में याद रखनी है कि यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो नगाड़ा स्टाइल के हैं। आपको पता होगा, आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते आ रहे होंगे कि 3 तरह के जो टेम्पल्स होते हैं, जैसे एक हो गया नगाड़ा स्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं, देन इज विसारा स्टाइल जो मिक्सड होते हैं नॉर्दर्न और सर्दर्न के, देन इज जो द्रविड़ टेम्पल हो गए जो सर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के टेम्पल्स हैं। आपने याद रखना है कि जो खाजुराहो टेम्पल्स हैं वो नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल्स हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक कि आपकी जो मेन नेशनल और स्टेट न्यूज़ है फेब के मंथ की वो यहाँ पर कवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आने वाले हैं जितनी भी जैन और फेब की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।